दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 अगस्त 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती की महंगाई से परेशान लोगों के लिए काम की खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्यूल पर यानी कि पेट्रोल डीजल पर बड़ा ऐलान किया है। जब वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार अब हर 15 दिनों में कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा करेगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से करों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बातचीत के दौरान कहा कि ये एक मुश्किल वक्त है और वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बेलगाम हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप किसान हैं और आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। पीएम किसान योजना में अब तक सरकार 8 बदलाव कर चुकी है। अगर आपने भी इस योजना के तहत अपने दस्तावेजों को अपडेट नहीं किया है तो फिर तुरंत कर लें। दरअसल इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हो रहे फ्रॉड को लेकर के सरकार अब सख्त हो गई है। यदि आपके दस्तावेज अपडेट नहीं किए गए हैं तो फिर आपको गलत भुगतान लेने वालों की फर्जी सूची में शामिल किया जाएगा और आपको अब तक प्राप्त सभी किस्तों को वापस करना होगा। यदि कोई किसान सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड पर खरे नहीं उतरते हैं तो फिर तुरंत सभी किस्तें लौटा दें, नहीं तो फिर सरकार आपसे पैसे वसूली करेगी। आपको बता दो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 11वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में आ चुका है। अब किसान 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इस पीएम किसान योजना के तहत कई अपात्र किसान भी इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पारदर्शिता लाने के लिए इस योजना के नियमों में बदलाव किया है ताकि ऐसे किसानों की पहचान की जा सके। हाल ही में लाभार्थियों के लिए पीएम किसान योजना ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसे में अगर आप भी पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी नहीं कराए हैं तो फिर तुरंत कर लें, नहीं तो फिर आपको 12वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि आपके अकाउंट में 12वीं किस्त का पैसा नहीं आएगा। अगर आप 12वीं किस्त का पैसा चाहते हैं तो फिर आपको केवाईसी हर हाल में करना ही होगा, वो भी 30 तारीख से पहले। ई-केवाईसी करने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही ई-केवाईसी करा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए हैं, उस लिंक पर जाकर के आप वीडियो देखिए और अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही ई-केवाईसी करिए और फिर पीएम किसान योजना के तहत 12वीं किस्त का लाभ लें। दोस्तों बात करते हैं कि विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान अगर सरकारी जमीन का खाता किसी रैयत के नाम से खुला तो फिर इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित सीईओ की होगी। बिहार के 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान अगर सरकारी जमीन का खाता किसी रैयत के नाम खुला तो फिर इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित सीईओ की होगी। जब पहले चरण में बिहार के 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, मुख्यालय से क्षेत्रों में गई अधिकारियों की टीम को कई जिलों में ये शिकायत मिली कि सीईओ की मिली भगत से सरकारी जमीन का खाता रैयतों के नाम खोल दिया गया है। जिन जिलों में सरकारी जमीन रैयतों के नाम पत्र दिया गया है वह जिला है अरवल, जहानाबाद, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बांका, लखीसराय, जमुई, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार जिला शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए 2 अच्छी खबरें हैं। जब पहली खबर सांस्कृतिक शिक्षकों के लिए है। जब बिहार के नियोजित शिक्षकों के बाद सरकार ने सांस्कृतिक शिक्षकों के वेतनमान में भी 15% की वृद्धि की है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक बिहार के 531 राजकीय पर स्वीकृत अनुदानित सांस्कृतिक विद्यालय समेत अन्य कोटि के स्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों, सहायक शिक्षकों, अपर शिक्षकों को वेतन वृद्धि लाभ मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जब नीतीश कैबिनेट की कल दोपहर बैठक बुलाई गई थी और वह बैठक खत्म हो गई। बैठक में विधानसभा के मौजूदा विशेष सत्र की अवधि बढ़ाने के फैसले पर कैबिनेट ने मोहर लगाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केवल एक एजेंडे पर चर्चा हुई। जब विधानसभा के विशेष सत्र की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर के कैबिनेट ने मोहर लगाई, अब विधानसभा की बैठक 26 अगस्त को बुलाई गई है। 26 अगस्त यानी कि कल विधानसभा की विशेष बैठक बुलाई गई है।
दोस्तों इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर सत्ता पक्ष के गलियारों से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने बिहार आने वाले हैं। जब बिहार के एनडीए की सरकार गिरने के बाद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अब कमान संभाल ली है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मिशन बिहार की शुरुआत सीमांचल में 2 दिनों तक रह करके अमित शाह करेंगे। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी के नेताओं को कई टॉक्स भी सौंपे हैं। दोस्तों किशनगंज जिले में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां 3 बच्चियों की पानी में डूबने से जान चली गई। जानकारी के अनुसार टेंगरमाड़ी में स्थित डोक नदी में तीनों बच्चियां नहाने गई थी। जहां एक बच्ची जब डूबने लगी तो फिर उसे बचाने के क्रम में एक के बाद एक करके तीनों नदी में डूब गई। घटना सोमवार की है, जहां कल 2 बच्चों का शव बरामद कर लिया गया था, वहीं आज एक बच्चे के शव को नदी से निकाला गया है। आपको बता दें कि मृतक बच्चियां आपस में रिश्तेदार है। मृतक बच्चियों की पहचान रंकी कुमारी, ज्योति कुमारी, गायत्री कुमारी के रूप में की गई है। तीनों ही महज 13 से 15 साल की उम्र की है। जब बच्चियों की जान जाने की खबर सुनकर के परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल हो गया है। पुलिस ने बच्चियों के शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलने के बाद जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष और कोचा दमन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि मृत बच्चों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान की राशि जल्द से जल्द मिले, इसके लिए वे प्रयास करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री इसराइल मंसूरी सहित 7 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर में परिवारवाद दायर किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गया के विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदुओं को प्रवेश कराया, जो कि नियम के विरुद्ध है। इससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। परिवाद दायर करने वाले आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने कहा कि 2022 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया में स्थित विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए गए थे। इस दौरान उनके साथ बिहार सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी भी थे, जो एक मुस्लिम है। उन्होंने कहा है कि मान्यताओं के अनुसार और मंदिर प्रबंधन समिति के नियमों के मुताबिक विष्णुपद मंदिर गया में हिंदू व्यक्ति का ही प्रवेश दिया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री एवं मंत्री मंसूरी धर्म विरोधी हरकत करते हुए गैर हिंदुओं की प्रवेश के लिए वर्जित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश दिलाया। इससे हजारों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है तथा ऐसा जानबूझ करके उन्होंने षड्यंत्र किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि विवाद बढ़ने के बाद गया के मंदिर का शुद्धिकरण भी किया गया है, जहां हालांकि मंसूरी की ओर से इस पर अभी तक माफी नहीं मांगी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि महेश्वर हजारी को बिहार विधानसभा के नए अंतरिम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें इस पद पर नियुक्त करने से पहले विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के उस फैसले को करारा झटका मिला है। उन्हें इस पद पर नियुक्त करने से पहले पूर्व विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के उस फैसले को बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने सदन के अध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र नारायण यादव के नाम की घोषणा की थी। एक प्रकार से इसे सीएम नीतीश कुमार का विजय सिन्हा को दिया गया बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल जेडीयू से आने वाले महेश्वर हजारी वर्तमान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने पहले बिहार राज्य में उद्योग विभाग, योजना और विकास विभाग के मंत्री के रूप में काम किया है। इससे पहले उनके पास शहरी विकास और आवास विभाग का प्रभार था, जिसमें उन्होंने पटना मेट्रो और न्यू पटना मैप प्लान जैसे कई काम किए थे। जब बाद में उन्हें पीडब्ल्यू यानी कि भवन निर्माण विभाग का प्रभार मिला। वे बिहार विधानसभा में 3 बार विधायक रहे हैं। हजारी रामविलास पासवान के चचेरे भाई हैं, जहाँ उन्होंने रामविलास के भाई रामचंद्र पासवान को हराया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कल सुबह सवेरे आरजेडी के कई नेताओं को जांच के रडार पर लिया गया, जिसके बाद अब जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने इस जांच को केंद्र की साजिश बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दे डाली है और कहा है कि बिहार में जो साजिश रची जा रही है वह बीजेपी पर भारी पड़ेगी। नीरज कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिहार में खतरनाक कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज बिहार सरकार बहुमत प्रशिक्षण करने वाली है। इससे पहले ही केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई ईडी से शक्ति प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। विधायकों की संख्या नहीं, लेकिन बिहार में कुचक रचा जा रहा है। जदयू एमएलसी ने कहा है कि ये लोकतंत्र की भूमि है, यहाँ सीबीआई और ईडी जैसी दर्जनों सैकड़ों एजेंसियों को ले आओ, लेकिन दुनिया में कहीं कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है जो महागठबंधन के विधायकों पर दबाव बना सके। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जो साजिश रच रही है उसे जनता देख रही है। दोस्तों बात करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह
उर्फ ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर बिहार में शराबबंदी लागू की है। मीडिया में कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। अब कुछ लोगों की मौज मस्ती को देखा जाए या फिर शराबबंदी की वजह से समाज में आए अमन चैन को बरकरार रखा जाए। ललन सिंह ने कहा कि शराबबंदी लागू होने के बाद घरेलू हिंसा और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम हो गई है। मुख्यमंत्री के कार्य से समाज में आपसी भाईचारा कायम हुआ है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं वे देश में पहली बार है। जी हाँ, महिलाओं को पंचायती राज और नगर निगम में 50% का आरक्षण दिया गया है। देश में किसी भी राज्य ने ऐसा पहली बार किया है। इससे बड़ी संख्या में महिलाएं समाज की मुख्य धारा से जुड़ी है। मुखिया, जिला परिषद सदस्य और अध्यक्ष तथा मेयर बनी है। जब बिहार सरकार की नौकरियों में भी महिलाओं को 35% तक का आरक्षण दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पीएम पद की उम्मीदवारों को लेकर के कुछ भी स्पष्ट नहीं है। एक तरफ जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद हैं, लेकिन वे पीएम की रेस में नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने में जुटे हुए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान से अलग जेडीयू कोटे से बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार में पीएम बनने के सभी गुण मौजूद हैं और जनता उन्हें 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनाए। बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं, जब बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई पार्टी नहीं बल्कि देश की जनता पीएम और सीएम बनाती है। जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधा और प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते थे, लेकिन वे पीएम नहीं बन पाए। लेकिन 2024 में फिर से वे मौका आ गया है कि देश की जनता सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देश की जनता बनाती है, कोई पार्टी थोड़ी ना बनाती है। देश की जनता की ही पुकार है कि नीतीश कुमार 2024 में देश के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, बात करते हैं कि नियोजित शिक्षकों के 7वें चरण की तिथि घोषित के लिए सीटीटी और बीटीटी अभ्यर्थियों ने राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से चौराहा 3 घंटे तक रण क्षेत्र में तब्दील रहा। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें कई घायल हो गए। मजिस्ट्रेट ने भी धरना दे रहे अभ्यर्थियों को लाठी से पीटा। जब पिटाई से अभ्यर्थी का सिर फट गया। उधर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शिक्षक अभ्यर्थियों की पिटाई को अफसोसजनक बताते हुए पटना डीएम को जांच की कार्रवाई का निर्देश दिया है। डीएम ने तत्काल पटना सेंट्रल एसपी और उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में जांच टीम गठित की है और 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अभी हम बात करेंगे भारत की सबसे मशहूर फ्लाइट कैप्टन शिवानी कालरा की, जिसने बचपन में ही पायलट बनने का सपना देखा था। आज वह एयर इंडिया में पायलट है। रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को इंडिया वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, जिसमें शामिल हुई शिवानी एयर इंडिया की अकेली महिला पायलट थी, जिसने 249 भारतीय छात्रों को सुरक्षित इंडिया लेकर के पहुंची थी। आपको बता दूं कि ये कैप्टन शिवानी बहुत खूबसूरत है, जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। जी हाँ, कैप्टन शिवानी पहले इवेंट्स मैनेजमेंट में काम करती थी। लोन लेकर के पायलट की ट्रेनिंग ली। इवेंट्स में जो पैसे आते थे उसी से वह लोन चुका रही थी। शिवानी ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है। कैप्टन शिवानी फैशन और स्टाइल के लिए भी फेमस है। शिवानी ने बताया है कि वह दिल्ली की रहने वाली है और पंजाबी परिवार से ताल्लुक़ रखती है। 12वीं करने के बाद वह न्यूज़ चैनल में न्यूज़ रीडिंग का काम करती थी, लेकिन वे कुछ अलग करना चाहती थी। अपने बचपन का सपना पूरा करना चाहती थी। उनका सपना था कि वे आसमान में बादलों को नज़दीक से देखें। इसीलिए शिवानी ने पायलट बनने का मन बना लिया। अपने माता पिता को भी इसके लिए मना लिया। जब परिवार के लोग भी चाहते थे कि शिवानी पायलट बनकर के देश की सेवा करे। शिवानी की माँ शिक्षिका और पिता किसी कंपनी में जीएम थे। बेटिया को पायलट बनने के लिए पिता ने 35 लाख का लोन दिया, जिसके बाद पायलट की पढ़ाई और ट्रेनिंग शिवानी ने शुरू की। पढ़ाई के बाद लाइसेंस भी मिल गया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। घर वाले इस बात से परेशान थे कि शिवानी को नौकरी नहीं लगी। अब लोन की रकम कैसे चुकाएंगे? लोन की रकम चुकाने के लिए शिवानी ने इस दौरान कई छोटे छोटे काम किए। एक दिन एयर इंडिया में पायलट की बहाली निकली। फॉर्म भरने के बाद शिवानी ने एग्जाम पास किया और इंटरव्यू भी क्लियर किया, जिसके बाद 2018 में पायलट के रूप में एयर इंडिया में ज्वाइन किया। तब से एयर इंडिया में बतौर फ्लाइट कैप्टन शिवानी कार्यरत है। शिवानी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी फेमस हैं। इंस्टाग्राम पर 6 लाख के करीब फॉलोअर्स है। फैशन और ब्यूटी कंटेंट के लिए शिवानी इंस्टाग्राम पर काफ़ी फेमस है।
दोस्तों बात करेंगे कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया है। हम ऐसा माहौल बनाएं कि तमाम विपक्ष के लोग भी सहमति बन पाए। यदि सहमति बनी तो नीतीश कुमार से बेहतर आज की तारीख में कोई प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं हो सकता है। यह पीएम पद के सबसे योग्य उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि देश भर में विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करना होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एक मंच पर आना होगा। सबसे बेहतर विकल्प के रूप में सीएम नीतीश कुमार हो सकते हैं। जब पूरे देश में माहौल बनाने की ज़रूरत है, जब इस माहौल को बनाने में आप सबकी भूमिका है। जब पहले हमारा लक्ष्य केंद्र में बैठी सरकार को हटाना है। जात पात से ऊपर उठ कर के सब लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। जातीय जनगणना पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि ये केंद्र सरकार को हराना था, लेकिन बाद में वे बदल गए। कहा गया है कि राज्य सरकार यदि चाहे तो फिर अपने खर्च पर जातीय जनगणना करा सकती है। हमारे नेता नीतीश कुमार ने ये फैसला किया है कि हम बिहार में जातीय जनगणना कराएंगे। इसे लेकर के बीजेपी के अंदर कुछ और बाहर कुछ और बोलती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसे राज्य में कराए जाने का फैसला किया। जब बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार ने फैसला किया है कि बिहार में जाति की गिनती होगी, बिहार सरकार कराएगी, लेकिन इससे हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जब देश के स्तर पर जाति की गिनती जरूरी है, हमारी मांग पहले की तरह आज भी जारी है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा। पीएम और कोई नहीं, सीएम नीतीश कुमार होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। नित्यानंद राय ने कहा है कि तेजस्वी यादव कसाई खाना खुलवाने वाले लोग हैं और नित्यानंद राय गौ माता की हत्या रुकवाने वाले लोग हैं। पीएम मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर हमने गौ माता की अवैध तस्करी को बंद कराया है, जो भारत के पड़ोसी देशों में होता था, जिसमें 80% की कमी आई है। जब बिहार में गुंडा राज, अराजक राज, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जनता सब देख और समझ रही है, समय आने पर जवाब देगी। नित्यानंद राय ने यह भी कहा है कि अगर बालू सस्ता नहीं किया गया तो फिर हम ईंट से ईंट बजा देंगे। सोमवार को पटना में तिरंगे के साथ प्रदर्शन कर रहे युवक की एडीएम ने पिटाई की थी। इस घटना की भी निंदा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। सरकार के इशारे पर लाठीचार्ज किया गया है। जिस तिरंगे के लिए लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी, लेकिन जिस तरीके से पटना में तिरंगे का अपमान हुआ है, इसके लिए सीएम और डिप्टी सीएम को माफी मांगनी चाहिए। नित्यानंद राय ने कहा है कि विपक्ष जिस तरीके से विभिन्न मुद्दों को लेकर के सरकार को घेर रही है, इससे सरकार चिड़ी हुई है। केंद्र सरकार की आलोचनाओं को बाधित करने का यदि प्रयास बिहार सरकार करेगी तो फिर बीजेपी के कार्यकर्ता संघर्ष के साथ सड़क से लेकर के सदन तक जवाब देगी। बीजेपी के कार्यकर्ता 24 घंटे बिहार के हित के लिए लड़ने के लिए काम करेंगी। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर, नालंदा समेत 14 जिलों में बारिश के साथ ठनका गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। खबर के अनुसार आज बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, कैमूर, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, गया, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय जिले में गरज चमक के साथ बारिश होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इन जिलों में कुछ स्थान पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, जहाँ कुछ इलाकों में वज्रपात होने की भी आसार हैं। अगर आप बिहार के इन जिलों में रहते हैं तो फिर आप खराब मौसम के दौरान घर से बाहर ना निकलें। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मानसून की ट्रफ रेखा पटना के बगल से गुजरने और फिर राजधानी पटना समेत आसपास और दक्षिण पश्चिम बिहार के हिस्सों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रही है, जिसके कारण बिहार के इन जिलों में बारिश होने की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर समेत 12 जिलों में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। आज पेट्रोल की कीमतों में 0.32 पैसे और प्रति लीटर और डीजल में 0.30 पैसे प्रति लीटर का गिरावट आई है। आपको बता दूं कि तेल कंपनियां हर दिन सुबह के समय पेट्रोल डीजल का रेट तय करती है या उसी नए रेट से दिन भर पेट्रोल डीजल की बिक्री की जाती है। इसीलिए घर से निकलने से पहले आप जान लें कि आज आपके शहर में पेट्रोल डीजल का रेट क्या है। खबर के अनुसार इंटरनेशनल मार्केट में हर दिन कच्चे तेल के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए तेल कंपनियां हर दिन अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी करती है, तय करती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, नालंदा समेत बिहार की यानी कि पूरे बिहार में 10,000 पदों पर
भर्तियां होने वाली है। ये भर्तियां ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा की जाएगी। खबर के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग बिहार के सभी जिलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस प्रस्ताव को बहुत जल्द बिहार कैबिनेट के पास भेजा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ आपको बता दूं कि ग्रामीण कार्य विभाग ने बिहार में 10,147 विभिन्न पदों पर बहाली करने का निर्णय लिया है। इस बहाली में करीब 6,000 पद अस्थायी तौर पर भरे जाएंगे, जबकि 4,000 पद संविदा के आधार पर भरे जाएंगे। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा वाले पदों की बहाली बेल्ट्रॉन या फिर एजेंसी के माध्यम से भरा जाएगा, जबकि अस्थायी पदों पर बहाली संबंधित बोर्ड या फिर चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए चयन आयोग को जल्द अधिसूचना भेजी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत सभी जिलों में 2,700 से ज्यादा पदों पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर के राजस्व विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। बहुत जल्द इन पदों पर भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। खबर के अनुसार राजस्व विभाग बिहार के अलग अलग जिलों में खाली पड़े विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी, कानून को विशेष सर्वेक्षण अमीन, लिपिक आदि के पदों पर भर्ती को लेकर के तैयारी कर रहा है। जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में इस समय भूमि सर्वे का काम चल रही है, लेकिन सर्वे कर्मियों की कमी के कारण काम तेजी नहीं आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग बिहार में करीब 2745 पदों पर भर्ती की प्लानिंग बना रहा है। इस संदर्भ में जल्द ही अधिसूचना जारी किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पूर्णिया, नालंदा, मुंगेर समेत 20 जिलों में सरकारी जमीन को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही साथ जिले के सीईओ को पत्र भी जारी किया गया है। खबर के अनुसार सरकार के आदेश पर बिहार के 20 जिलों में जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है। इस सर्वे के दौरान बहुत से लोग सरकारी जमीन को अपने नाम से सर्वे करा रहे हैं। कई जिलों में ऐसी खबरें सामने आ रही है कि सीईओ की मिली भगत से सरकारी जमीन का खाता रैयत के नाम से खोला जा रहा है। आपको बता दें कि इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने बिहार के 20 जिलों के अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कहा है कि अगर सरकारी जमीन का खाता किसी रैयत के नाम से खोला जाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी संबंधित सीईओ की होगी, यानी कि अंचल अधिकारी की होगी। विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कोई सरकारी जमीन किसी रैयत के नाम से किया जाता है तो फिर संबंधित सीईओ को जिम्मेदारी मानते हुए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के भू सर्वेक्षण एवं परिमाप निदेशालय ने निर्देश जारी कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में इस साल बम्पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। बहुत जल्द भर्ती के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। खबर के अनुसार बिहार में खाली पड़े पदों को भरने के लिए गृह विभाग ने कुछ दिन पहले सभी विभागों से पदों का ब्यौरा मांगा था। इसके बाद अधिकारियों के द्वारा खाली पड़े पदों का ब्यौरा भेज दिया गया है। इसमें से सबसे ज्यादा खाली पद शिक्षा विभाग में है। आपको बता दें कि इन खाली पड़े पदों पर भर्ती को लेकर के प्रस्ताव बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है। इन खाली पड़े पदों के लिए जल्द ही नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसकी तैयारी की जा रही है। अब बात करते हैं कि आखिर किस किस विभाग में कितने पद खाली पड़े हैं। तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 1.5 लाख से अधिक खाली पद है। राजस्व विभाग में भी अमीन के 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का ब्यौरा भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग में आयुष चिकित्सक, नर्स, लैब टेक्नीशियन आदि के 12,000 पदों पर भर्ती को लेकर के ब्यौरा भेजा गया है। कृषि विभाग ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक और सांख्यिकी समन्वयक के करीब 850 पदों पर भर्ती का ब्यौरा भेजा गया है। पुलिस विभाग ने 12,000 पदों पर भर्ती को लेकर के ब्यौरा भेजा गया है। इसमें सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट, सहायक जेलर के साथ ही 10,000 सिपाही के पद हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के किसान फसल सहायता योजना के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर बिहार कृषि विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। खबर के अनुसार फसल सहायता योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी योजना है जिस योजना के तहत किसानों को अनुदान दिया जाता है। अगर किसी किसान की फसल किसी प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाती है तो फिर सरकार किसानों को आर्थिक मदद देती है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत अगर किसान की फसल में 10% नुकसान होता है तो फिर इसमें किसान को रुपया
7,500 प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। अगर किसान का 20% से अधिक नुकसान हुआ है तो फिर ऐसे में बिहार सरकार रुपया 10,000 प्रति हेक्टेयर का लाभ देती है। अब आवेदन कैसे करना है? तो बिहार फसल सहायता योजना के लिए किसान www.pacsionline.bis.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आरजेडी नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी की छापेमारी हुई। केंद्रीय जांच एजेंसी की इस कार्रवाई को लेकर के आरजेडी ने बीजेपी पर जम करके हमला बोला। आरजेडी नेताओं का कहना है कि फ्लोर टेस्ट से पहले हुई ये छापेमारी डराने के लिए है। आरजेडी के इन आरोपों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीबीआई और ईडी की छापेमारी पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी किसी को लगाती नहीं है और किसी को फंसाती नहीं है। आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार ने खुद ही शिकायत की थी जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे थे। तब बिहार सरकार ने संज्ञान में लिया था क्योंकि तब रुपए के साथ एक गाड़ी पकड़ी गई थी। अब इन सब की जो परिणति होती है वह हो रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि आज बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट है और इन्हें यानी कि बीजेपी डराने के लिए आज का दिन चुना है। आप राजनीतिक रूप से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आप इन्हें ईडी सीबीआई की नहीं कहिए बल्कि बीजेपी की रेड कहिए। ये संगठन बीजेपी के लिए काम करती है। उन्होंने कहा है कि कल ही हमारे उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये लोग बीजेपी इस स्तर से गिर जाएंगे। एक दिन वे भी आएगा जब आप नहीं होंगे और फिर आप भी इस जद में आएंगे। दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र और फिर बिहार, आपके पास स्क्रिप्ट वही है। हम बिहारी है, टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं भारी बारिश के चलते ट्रेनें रद्द हो रही है तो फिर कहीं कुछ कार्य होने की वजह से प्रभावित हो रही है। इन सब का सीधा सा प्रभाव जनता पर पड़ रही है। अगर आप रोज रेल से यात्रा करते हैं तो फिर आपके लिए एक काम की खबर है। रेलवे ने आज के दिन कुल 127 ट्रेनों को पूरी तरीके से कैंसिल करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कुल 7 ट्रेनों को रिशेड्यूल और 11 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। ऐसे में अगर आप आज ट्रेन से कहीं यात्रा करने वाले हैं तो फिर घर से निकलने से पहले रद्द ट्रेनों की लिस्ट को जरूर चेक कर लें। दोस्तों बात करते हैं कि राजद के 6 नेताओं के घर हो रही सीबीआई और ईडी की छापेमारी से बिहार में बुधवार सुबह से सियासत गरमाई हुई है। महागठबंधन के नेता इसके लिए केंद्र की सरकार यानी कि भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि बयानबाजी हो रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य भी ट्विटर पर लगातार हमले कर रही है। रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट में कई आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि आपने पोसुआ को डराने के लिए भेजा है। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि साम दाम दंड भेद फ्लोर टेस्ट से पहले कर रहा है। इसके बाद लिखा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। फिर ट्वीट किया कि वे डरेगा नहीं, वे झुकेगा नहीं। समाजवादियों की सरकार है, झुकेगा नहीं। इसके बाद लिखा तू कर ले चाहे लाख षड्यंत्र, तेजस्वी का परचम रहेगा बुलंद। रोहिणी आचार्य ने आगे ट्वीट किया है और लिखा है कि मनुवादियों का यही विचार है, समाजवादियों की सरकार देना उखाड़ है। दोस्तों बात करते हैं कि गौवंश की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध ढंग से गाड़ियों में लाद करके उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य तक आसानी से पहुंचाया जा रहा है। जब पुलिस प्रशासन स्थिर है जिसका पूरा फायदा तस्कर उठाते हैं। झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से तस्कर कम कीमतों में गौवंश खरीदते हैं, जिसके बाद उसे सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल पहुंचाया जाता है। जब तस्करी के लिए पहले बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र जैसे नदियां, 24 परगना, बीरभूम, मालदा आदि शहरों में इन गौवंश को सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद नदी और जंगल के रास्ते ये बांग्लादेश पहुँचाए जाते हैं। बताया जाता है कि इन शहरों से बांग्लादेश तक गौवंश की तस्करी आसान है। इसी का फायदा उठा करके तस्कर मवेशियों को बड़ी आसानी से बांग्लादेश के गपताली गांव तक पहुंचाते हैं। यहां से पूरे बांग्लादेश में गौवंश को भेज दिया जाता है। जानकारों के अनुसार ये सिलसिला वर्षों से चलता आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि चालू शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8
तक के 67,50,945 नामांकित विद्यार्थी रोज स्कूल नहीं आ रहे हैं। दरअसल बिहार में इन दिनों औसत रोजाना 1,12,00,000 विद्यार्थी ही मध्याह्न भोजन खा रहे हैं। यह बिहार में कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चे 1,79,71,446 है, जहाँ 38 से 40% बच्चे अनुपस्थित रह रहे हैं। ये वे नामांकित बच्चे हैं जो स्कूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात के बारे में बात किया जाए तो 1:36 है। यह सूत्र बताते हैं कि स्कूल आने वाले विद्यार्थी में अच्छी खासी संख्या उन बच्चों की है जो मध्याह्न भोजन खा करके कक्षा छोड़ देते हैं। निजी एजेंसियों के आंकड़े तो उपस्थिति को और भी निराशाजनक बता रहे हैं, जब कक्षा 1 से 8 तक में करीब 45,000 से अधिक शिक्षक हाल ही में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पहुंच रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने या फिर आपके किसी परिचित ने सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किया है तो फिर आपको इस खबर के बारे में जानना बेहद जरूरी है। यह सहारा में निवेश करने वाले अधिकतर निवेशकों का पैसा अभी तक नहीं मिला है। सहारा ने पिछले दिनों एक विज्ञापन जारी करते हुए कहा था कि उसने पैसा सेबी के पास जमा कर दिया है। दूसरी तरफ सेबी का कहना है कि अब तक महज 81 करोड़ रुपए के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट पासबुक से जुड़े 19,644 आवेदन मिले हैं। इस बीच बिहार के नवादा में सुब्रत राय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुब्रत राय समेत 3 के खिलाफ अलग अलग मुकदमों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दोस्तों, हाल ही में हुए 2 चुनाव यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जीत हासिल करके देश के संवैधानिक पदों पर आसीन हो गए हैं। स्वतंत्रता दिवस के 75वें साल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। ऐसे में देश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा अब 2024 के चुनाव में किला फतह करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों और फिर मीडिया की खबरों माने तो अभी हाल के दिनों में भाजपा संसदीय बोर्ड में किया गया बदलाव मिशन 2024 का ही एक हिस्सा है। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही है कि मिशन 2024 का किला फतह करने के लिए भाजपा अपने टॉप ऑर्डर के पदों पर भी जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई बदलाव कर सकती है। उधर विपक्ष ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा नीति एनडीए को टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से कमर कस लिया है। इसके तहत विपक्ष ने बिहार में हुए बड़े राजनीतिक बदलाव के साथ नए राष्ट्रवादी सिद्धांतों के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए चरणबद्ध तरीके से अपनी रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी पार्टी की रणनीति को अमली जमा पहनाने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ देशव्यापी रैली और मार्च निकालने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। इससे कांग्रेस को उम्मीद है कि उसके 2024 के आम चुनाव में पार्टी को पहले के चुनाव के मुकाबले बढ़त जरूर मिलेगी। मीडिया की खबरों में लगाई जा रही अटकलों पर भरोसा करें तो महाराष्ट्र में मिशन लोटस के तहत शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का समर्थन करके उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर करना और फिर उसके बाद अभी हाल ही में संसदीय बोर्ड से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार में भाजपा के युवा नेता शाहनवाज हुसैन को बाहर किया जाना भाजपा की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक की माने तो बिहार में मिशन लोटस के तहत सियासी बदलाव होने से पहले ही सत्तारूढ़ दल को बड़ा झटका लगा है और नीतीश कुमार ने संसदीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए भाजपा का साथ छोड़ करके अपने पुराने साथी और बड़े भाई की पार्टी आरजेडी का दामन थाम लिया है। उनके इस कदम से विपक्ष को एक बड़ा बल मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र प्रकरण और संसदीय बोर्ड में हुए बदलाव के बाद अब भाजपा का अगला मुहिम पार्टी में टॉप ऑर्डर के पदों पर बड़ा बदलाव करने की है। बताया ये भी जा रहा है कि भाजपा मिशन 2024 में परवान चढ़ाने के लिए उन सभी कमजोर कड़ियों को बाहर करने की मुहिम में जुटी है जिससे उसे नुकसान होने का अंदेशा है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि भाजपा अपने टॉप ऑर्डर के किन किन पदों पर बदलाव करेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे पर जमकर के तंज कसा। कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिवारवाद को लेकर के दिए गए भाषण पर निशाना साधते हुए कहा कि जय शाह तो यूपीएससी का एग्जाम देकर के बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हैं। कन्हैया कुमार के बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स भी चुटकी लेते नजर आ रहे। जब पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि इन सब बातों के बाद चाचा परिवारवाद को लेकर के मंच से भाषण देंगे। आगे उन्होंने अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब अमित शाह परिवारवाद को लेकर के सवाल उठाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि वे जय शाह को सड़क पर उठा करके लाए थे। इसके साथ उन्होंने कहा कि जय शाह तो अमित शाह का भी बेटा है, वे बीसीसीआई का सेक्रेटरी यूपीएससी या फिर एसएससी की परीक्षा देकर बना है क्या, जब वे परिवारवाद नहीं है क्या, ये सवाल किया है कन्हैया कुमार ने।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।